जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है कला की भूमि पश्चिम बंगाल। कला की भूमि पश्चिम बंगाल। दरअसल ये भूमि का इतिहास बहुत ही पुराना है और इस भूमि की बहुत ही विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम इसको चर्चा शुरू करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल है 88,853 वर्ग किलोमीटर। 88,853 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। 888 और 5 और 3 भी 8 ही होता है। तो 88,853 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब ये कहाँ बसा हुआ है? तो यह पूर्वी भारत में बसा हुआ है, यानी भारत के पूर्वी दिशा में ये पश्चिम बंगाल बसा हुआ है। अच्छा, अगर यदि हम इसके नक्शा की बात करें, आपको नक्शा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ध्यान से इस नक्शा को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक दुल्हन है या फिर बुर्के में कोई महिला है। तो आप इसमें देखेंगे पश्चिम बंगाल के नक्शा को तो ऐसा लगेगा जैसे कि एक दुल्हन है। और आपको पता है कि दुल्हन जब सजती है तो उसमें कलात्मकता दिखाई देती है, चाहे उसके कपड़े में हो, चाहे मेहंदी का डिजाइन हो, चाहे गहने का डिजाइन हो। तो इसे हम याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल एक कला की भूमि है, एक ऐतिहासिक भूमि है। अब अगर हम इसकी चौहद्दी की बात करते हैं तो चौहद्दी को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिक। क्वाड्रीप्लेजिक, क्वाड्री मतलब 4 होता है, तो चारों दिशाओं की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में सिक्किम राज्य है और इसके पश्चिम तरफ बिहार, इसके नीचे झारखंड, बिहार और फिर झारखंड है। इसके दक्षिण दिशा में उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी है। उत्तर दिशा में बांग्लादेश है। अब यहाँ भी लिख दिया मैंने कि इसका शेप है ब्राइड ग्रूम या फिर लेडी इन बुर्खा। अगर यदि इसके रैंक की बात की जाए तो इसका रैंक 13वां है और ये स्थापित हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 2020 में अनुमानित यहाँ की जनसंख्या 9.98 करोड़ है। इसकी राजधानी कोलकाता है और इसमें 23 जिला है। ठीक है। अगर यदि भाषा की बात की जाए तो यहाँ की भाषा है बंगाली, उर्दू, हिंदी, संथाली और चूंकि उड़ीसा के नजदीक में है इसलिए यहाँ के कुछ लोग उड़िया भाषा भी बोलते हैं। और आपको पता है कि बंगाली भाषा बहुत ही मीठी भाषा है और बंगाली भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है। अब अगर यदि हम इसके बात करें कि तो इसके उत्तर दिशा में दार्जिलिंग है, यानी उत्तरी दार्जिलिंग है और वो जो चोटी है वो हिमालय श्रृंखला का एक अंग है। हिमालय की चोटी में है। अगर यदि इसके पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में पठार है, क्योंकि इसके पश्चिम में झारखंड है और झारखंड का मैदान आपको पता है कि अधिकांश वहाँ पठार ही है। तो इसका पश्चिमी भाग पठार है, इसका दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग मैदानी भाग है। और यहाँ के अब राज्य पशु की बात करें तो यहाँ का राज्य पशु है बंगाल बाघ, राज्य पक्षी श्वेतकंठ कौड़िल्ला। तो राज्य पशु हो गया बंगाल बाघ, राज्य पक्षी श्वेतकंठ कौड़िल्ला, यानी जैसे हम नीलकंठ हमारे पास एक पक्षी होता है ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे श्वेतकंठ और एक कौड़िल आता है तो कौड़िल्ला याद रखेंगे कि श्वेतकंठ कौड़िल्ला यहाँ का पक्षी है। वृक्ष चित्तौन और राज्य पुष्प है हरसिंगार। हरसिंगार एक ऐसा पुष्प है जो कि रात में खिलता है, सुबह में गिर जाता है और इसके औषधीय गुण बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको वहाँ का राज्य पुष्प माना गया है। अच्छा, यहाँ पे ताँती साड़ी यहाँ की प्रसिद्ध साड़ी है। भोजन में लोग मछली भात बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और रसगुल्ला यहीं का आविष्कार है। चौचौम फुचका यानी गुपचुप या पानी पूरी यहाँ के पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं। इसके बाद अगर हम लोग जलवायु की बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। और आपको पता है कि बंगाल में हर जगह आपको पोखर मिलेगा। तो जहाँ पोखर है वहाँ मछलियाँ होंगी ही, और जहाँ पे गर्मी होगी और पानी होगा और वर्षा होगी तो वहाँ पे धान की खेती हमेशा ज़्यादा होती है। तो बहुत दिनों तक पश्चिम बंगाल धान की खेती में अग्रणी राज्य रहा है। और यहाँ पे मछलियों की अगर बात की जाए तो हिल्सा मछली काफ़ी लोकप्रिय मछली है। अब अगर नदी की बात की जाए तो गंगा नदी अनेक भागों में बढ़ जाती है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी अनेक भागों में बढ़ जाती है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है और एक धारा तो इसकी पद्मा नदी बनकर बांग्लादेश में चली जाती है। दूसरी धारा हुगली भागीरथी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब अगर यदि गंगा का मुहाना की बात करें तो सुंदरबन इसका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। और इस डेल्टा की विशेषता ये है कि ये
इसकी जो जड़ें हैं आपस में उभरी हुई और मिली हुई होती हैं, जो काफी खूबसूरत लगती है देखने में। अब पश्चिम बंगाल के उत्तरीय पर्वतीय भाग में तिस्ता, तोरसा और महानंदा नदी है। देखिए उत्तरी यहाँ बिता है, पर्वतीय पर्वत में बिता है, तो ये तरह से याद रखिए तिस्ता, तोरसा और महानंदा, द भी त वर्ग में ये आता है। तो उत्तरीय पर्वतीय भाग में तिस्ता नदी बहती है, तोरसा नदी बहती है और महानंदा नदी बहती है। पश्चिमी पठारी भाग में अजय, दामोदर और कंसा बादी नदी बहती है। देखिए अजय, दामोदर कृष्ण भगवान का नाम है, तो कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था, इसलिए याद रखिए दामोदर से कंसा और बाती दिया, बाती मान लीजिए एक लड़की का नाम है, तो अजय के साथ बाती और दामोदर के साथ कंस, तो कंसा, बाती, दामोदर और अजय नदी है। ठीक है। अगर यदि हम यहाँ के दर्शनीय स्थान की बात करें तो शांति निकेतन, आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे उसके बारे में चर्चा की जाएगी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, हावड़ा ब्रिज है, नवदीप धाम है, और नवदीप धाम के ही आगे मायापुर भी है, जिसे चैतन्य महाप्रभु की अवतार भूमि कहा जाता है। काली घाट है, तारापीठ है, इसके बाद दार्जिलिंग है, सुंदरबन इत्यादि बहुत सारे स्थल हैं जो कि दर्शनीय हैं और बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं। इसके बाद टॉलीवुड, आपको पता होगा कि कोलकाता में एक स्थान है, मेट्रो वहाँ पे भी है, तो उसका नाम है टालीगंज, और टालीगंज में स्टूडियो है, फिल्म स्टूडियो है, जिसे हम लोग टॉलीवुड कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल एक सांस्कृतिक भूमि रही है। अगर यदि शाम के वक्त आप कहीं पर भी घूमेंगे तो हर घर से कहीं से गाने की आवाज़ सुनाई देगी, कहीं से हारमोनियम की तान सुनाई देगी, कहीं पे बांसुरी की, किसी घर से बांसुरी की आवाज़ निकलती जाएगी, तो किसी घर से घुंघरू की छमछम आपको सुनाई देगी, कहीं पे आपको तबले पर थाप सुनाई देगी। अर्थात पश्चिम बंगाल एक सांस्कृतिक समृद्धशाली भूमि रही है, जहाँ पर गायन, वादन, नृत्य, नाटक और सुंदर अक्षर आपको मिल जाएंगे। चित्रकारी भी वहाँ की चित्रकारी भी उम्दा है, और वहाँ पे ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो कि आपकी मूर्ति को, आपके फोटो पर देखकर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बना देते हैं। अभी आप इसमें मेरी माँ की मूर्ति को देखेंगे, जो कि मैंने व्हाट्सएप पर सिर्फ उनके फोटो को भेजा था, और उन लोगों ने मूर्ति बनाकर मेरे घर पर ट्रांसपोर्ट से भिजवा दिया। फिर अगर यदि हम लोग संगीत की बात करें तो बाउल गान, रविंद्र संगीत, नजरुल गीति, कीर्तन आदि वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। अब अगर यदि हम लोग यहाँ के महापुरुष की बात करें तो स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्यजीत राय, विधान चंद्र राय, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ बोस, महाश्वेता देवी, राजा राम मोहन राय, सौरभ गांगुली, अमर्त्य सेन, प्रणब मुखर्जी, खुदीराम बोस इत्यादि महापुरुष रहे हैं। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद, आपको पता ही होगा कि उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में जाकर अपने भारतवर्ष के नाम को आगे बढ़ाया था, और विश्व धर्म सभा में उन्होंने भारत के में चल रहे धर्म, हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा था, जिससे कि हमारे देश को लोगों ने सम्मान की दृष्टि से देखा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में सब कुछ पता है। जगदीश चंद्र बसु एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं। इसके बाद अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि जब ये छोटे थे तो इनके शिक्षकों ने ये कहा था कि ये पढ़ लिख नहीं सकते, वही बड़े होकर शायद दुनिया के एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री बने, और हर विषय पे उनके बड़े बड़े शोध, आलेख सब कुछ हैं। इसके पश्चात उन्होंने देखा कि जो पढ़ाने की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें कि छात्र खेल कर कूद कर अपने रुचि के विद्या को अध्ययन कर सके। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। जब भी आप वहाँ पे जाएंगे, घूमेंगे, तो आप पाएंगे कहीं पे नाटक हो रहा है, कहीं पे कोई खेल रहा है, कहीं पे गायन हो रहा है, कहीं पे वादन हो रहा है। लगेगा नहीं कि वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग लगेगा सीख रहे हैं। और सौरभ गांगुली को कौन नहीं जानता है, वो विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर रह चुके हैं। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार भी जीता है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी कहना चाहेंगे कि उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जो एशिया के पहले व्यक्ति थे। तत्पश्चात प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी भी 40 से 50 साल तक उनका कैरियर, राजनीतिक कैरियर रहा है, और वो तमाम बड़े बड़े प्रमुख पदों पर रहे हैं, और जीवन के अंतकाल में उन्होंने राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया है। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले नेता रह चुके हैं।
तो ये तो होगी थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग बंगाल के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल पर इस्लामी शासन 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बंगाल पर इस्लामी शासन 13वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 16वीं शताब्दी में मुगल शासन में व्यापार होता था। बंगाल में 16वीं शताब्दी में मुगल शासन में व्यापार होता था। 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो गया था। यानी पश्चिम बंगाल में 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हो गया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उद्गम पश्चिम बंगाल से ही हुआ था। अब क्या हुआ कि आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल में, अगर यदि पश्चिम बंगाल को दो भागों में बांटा जाए तो एक क्षेत्र हो जाएगा मुस्लिम प्रधान बंगाल और एक क्षेत्र हो जाता है हिंदू प्रधान बंगाल। तो जो मुस्लिम प्रधान बंगाल था वह पाकिस्तान के साथ मिल गया, और ये मुस्लिम प्रधान बंगाल ये पूर्वी तरफ था। तो पूर्वी तरफ का बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया, और पश्चिम तरफ का बंगाल, पश्चिम बंगाल जो हिंदू प्रधान था यह भारत का हिस्सा बना रहा। फिर 26 मार्च 1971 ईस्वी को पूर्वी बंगाल पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। तो इस प्रकार आज जो बांग्लादेश है कभी वह भारत का ही हिस्सा था। तो अब हम देख रहे हैं कि हिंदू प्रधान बंगाल आज पश्चिम बंगाल है। अच्छा, वहाँ की ये विशेषता ये है कि वहाँ पे देवी की पूजा होती है, दुर्गा देवी की पूजा, काली माँ की पूजा विशेष रूप से होती है, और वहाँ पे महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है। वो हमारे श्लोकों में कहा गया है ना कि यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। तो इस प्रकार आज हमने पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल को, उसकी चौहद्दी को, उसके रैंक को, कब स्थापित हुआ है, उसकी राजधानी, उसके कितने जिले हैं, भाषा और किस तरह वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, राज्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, भोजन, जलवायु और नदियों के बारे में जाना, वहाँ के विजिटिंग पैलेसेस के बारे में जाना, वहाँ के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझा, वहाँ के महान नेताओं महापुरुषों के बारे में समझा, और फिर हमने वहाँ के इतिहास के बारे में समझा। तो ये आज का चैप्टर इतना ही। अब हम लोग दूसरे दिन फिर अलग तैयारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।